सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मूल कर्तव्य के साथ साथ राष्ट्रपति को ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को ख़त्म किया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम से ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। तो जब हम लोग का देश का संविधान बन रहा था उस समय हमारे पास मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री 1975 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी और उसी समय सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने सुझाव दिया कि मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। तो जब मूल संविधान में हम लोग का मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1975 में उस समय के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और उसी समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को हम लोग के भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। इस संविधान के अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेशन किया गया। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के अंतर्गत ही भाग 4 क में मूल कर्तव्य को आर्टिकल 51 क के तहत जोड़ा गया। तो हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग का संविधान में 395 अनुच्छेद है और 395 अनुच्छेद में अगर कुछ ऐड करना होता है तो उसी को हम लोग क, ख, ग ऐसा करके ऐड करते हैं, ना कि हम लोग 395 को 396, 397 कर देते हैं। तो उसी प्रकार भाग 4 में भाग 4 का क में 1976 में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 51 का क आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 आता है। सबसे पहला कि हम लोग का भाग 1 जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र था, यह आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। भाग 2 ये नागरिकता था, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक था। नाग पंचमी तो आर्टिकल 5 से लेके 11। फिर था भाग 3, ये हम लोग का मूल अधिकार, यह आर्टिकल 36 से लेके 12 से लेके 35 तक था। इसके बाद भाग 4, इसमें था DPSP, ये हम लोग का आर्टिकल 36 से लेके 51 तक था। अब भाग 4 में ही आर्टिकल 51 में 51 के क के तहत हम लोग का मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। तो कब? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 51 के क में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। तो ये ध्यान देना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के तहत आर्टिकल 51 के क में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। लेकिन जब संविधान हम लोग का बना था उस समय हम लोग का मूल कर्तव्य नहीं था। तो भाग 1 हो गया हम लोग का संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 हो गया नागरिकता, भाग 3 हो गया मूल अधिकार और भाग 4 में आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसी के तहत आ जाता हम लोग का मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 के क में ऐड किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के बाद भाग 4 का क ऐड किया गया और अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य की सूची का समावेशन किया गया। यानी कि हम लोग का जब इसको ऐड किया गया मौलिक कर्तव्य को, उस समय हम लोग के पास 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य ऐड कर दिया गया, जिसके बाद 11 मूल कर्तव्य हो गया। यानी कि अगर वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, लेकिन शुरू में कितना था? 10 मौलिक कर्तव्य था। तो ये ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में हम लोग के पास मौलिक कर्तव्य कितना है?
11 है। कब एड किया गया लास्ट वाला, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जैसे कि जो भी नारा सब है उसको हम लोग को पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। 3 हो गया कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4था हो गया देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। 5वां हो गया देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, महिलाओं के सम्मान के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 6ठा हो गया देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। 7वां हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। 8वां हो गया पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। 9वां हो गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जैसे कि ताजमहल वो सब हो गया, वो सबका रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग का है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और 11वां जो था हम लोग का 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एड किया गया था, वो क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों का प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ध्यान देना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों का प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये हम लोग के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इससे मुख्य रूप से हम लोग को याद रखना है कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एड किया गया था, और इसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया और वर्तमान समय में 11 हम लोग का मूल कर्तव्य हो गया। तो 11वां में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये 11 अगर हम लोग 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो हम लोग को मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि यही सब हम लोग का मौलिक कर्तव्य में बोला गया है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, उसको देख के हम लोग को याद आ ही जाएगा कि ये सब थे। तो ज़्यादा पागल नहीं होना इसमें, बस ध्यान देना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में आर्टिकल 51 क के तहत ऐड किया गया था, और वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। अब आता है भाग 5 यानी कि संघ। तो हम लोग देख लीजिए भाग 1 जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र था, भाग 2 जो कि हम लोग का नागरिकता से संबंधित था, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 हो गया हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का ए में ही आ गया हम लोग का मूल कर्तव्य आ गया। अब भाग 5 है, ये क्या है हम लोग का संघ है यानी कि यूनियन। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ था, यूनियन था। ये आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आएगा, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। भाग 1 हम लोग का आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, भाग 2 हम लोग का आ गया 5 से लेके 11 तक, भाग 3 आ गया हम लोग का 12 से लेके 35 तक, भाग 3 आ गया हम लोग का 36 से लेके 51 तक, और भाग 5 आ जाएगा हम लोग का 52 से लेके 151 तक आएगा। तो भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में बोला गया, इसको ध्यान देना है। अब है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या हो गया, तो संसदीय सरकार की व्यवस्था है। इसमें 2 है आ गया, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इसके अलावा हो गया आपको मंत्रिपरिषद। तो ये सब मिल के संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और राज्य की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा और महाधिवक्ता। जिस प्रकार यहाँ पे राष्ट्रपति उसी प्रकार यहाँ पे राज्यपाल। यहाँ पे उपराष्ट्रपति है लेकिन उपराज्यपाल नहीं होता है तो नहीं है। प्रधानमंत्री है तो यहाँ पे आ गया मुख्यमंत्री आ गया। यहाँ महान्यायवादी हो गया, यहाँ पे महाधिवक्ता हो गया। तो कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका मुख्य 2 प्रकार का, एक संघ का कार्यपालिका और एक राज्य का कार्यपालिका है। संघ का कार्यपालिका का निर्माण इन चारों से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, एक एक करके हम लोग सारा पढ़ेंगे। तो अभी जो होगा हम लोग का इस वीडियो में राष्ट्रपति को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आर्टिकल्स आएगा बहुत सारा, लेकिन शुरू में हम लोग आर्टिकल्स पे ध्यान नहीं देना है, पहले हम लोग राष्ट्रपति को पूरी तरह से समझ लेंगे। अगर राष्ट्रपति को हम लोग पूरी तरह से समझ लेंगे तो आर्टिकल्स 2 मिनट का खेला है वो तुरंत याद हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष या फिर राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और साथ ही साथ राष्ट्र का अध्यक्ष या फिर राष्ट्राध्यक्ष भी कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 52, तो भाग 5 जो है वो हम लोग का आर्टिकल 52 से 151 तक आता है, जिसमें से आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है,
राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद के बारे में बताया गया कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में। अभी आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इसको पहले समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये कैसे बनते हैं, इसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कितना कार्यकाल होता है, कैसे करके राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं, वो सारा देख लेंगे। लास्ट में फिर सारा आर्टिकल्स को बताएंगे कि इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना कि यहाँ पे की पॉइंट क्या हम लोग का पद आ गया, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो सिंपल सा आर्टिकल 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और उसको जो भी कार्य करना होता है वो या तो स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इसको ऐसा समझते हैं कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बोला गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अब होता है क्या, इसमें भाग कौन लेता है, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने में किसकी भागीदारी होती है। तो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विधायक और फिर संसद को चुनते हैं। तो हम लोग विधायक और सांसद को चुनते हैं और वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो लोग भाग लेते हैं। यानी कि जनता जिनको चुन के भेजती है वही सब लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग के द्वारा जो चुना गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष बोलते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो वो यहीं पे बताया गया है कि अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो ये तो देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा वो देखना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो पहला गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या बता रहा है। देखते हैं कि संसद क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का हो गया संसद हो गया। संसद में क्या आता है, संसद का 3 अंग आता है। एक हो गया हम लोग का लोकसभा, संसद का 3 अंग हो जाता है। एक तो हो गया लोकसभा, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर बनता है हम लोग का संसद बनता है। तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद आता है संसद का 2 सदन होता है। संसद का 2 सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। इसमें क्या होता है, एक आ गया हम लोग का लोकसभा और एक आ गया हम लोग का राज्यसभा। तो अगर संसद का बात किया जाए तो संसद 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर संसद में सदन का बात किया जाए तो सदन 2 सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा उच्च सदन किसको बोलते हैं, निम्न सदन किसको बोलते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और इसको फिर से और एक बार अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल यही समझ लेते हैं कि संसद क्या हो गया, तो जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ गया, यानी कि 3 अंग आ गया। और संसद का 2 सदन, एक हो गया लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, तो संसद के दोनों सदन से निर्वाचित सदस्य जो होता है। तो ये रहा हम लोग का संसद का दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से जो निर्वाचित है, यानी कि जिसको जनता चुन के भेजती है, सेम चीज़ राज्यसभा से वे सारे सदस्य जो निर्वाचित हैं, यानी कि राज्यसभा में जिसको जनता चुन के भेजती है, वो दोनों सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसके साथ ही क्या होता है, लोकसभा में 2 हम लोग का मनोनीत किया जाता है सदस्य, और उसी प्रकार राज्यसभा में बहुत सारे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
तो जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन ले रहा है? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग का केंद्र में हो गया, संसद हो गया, उसी प्रकार राज्य में हम लोग का होगा विधानमंडल होगा। तो राज्य में विधानमंडल में एक होगा विधानसभा, जिस प्रकार इधर लोकसभा हो गया, इसी प्रकार इधर विधानसभा और इधर हो जाएगा हम लोग का विधान परिषद। इसको भी हम लोग राज्य में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधानमंडल का कितना अंग है। तो पहला हो गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसी प्रकार अब क्या हो जाएगा सेकंड कि राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे क्या था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लेकिन यहाँ पे एक आता हम लोग का विधान सभा और एक आता विधान परिषद। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम लोग के भारत में हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, जबकि विधानसभा है। इसीलिए विधान परिषद चूंकि हर राज्य में नहीं है, जिसकी वजह से विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता है। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये हम लोग राज्य जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे। और क्यों हर राज्य में विधान परिषद नहीं है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हर राज्य में विधानसभा हो रहा है, तो विधानसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य होगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। दूसरा कंडीशन हो गया। पहला क्या था कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेगा। दूसरा क्या हो गया कि राज्य के विधानसभा से जो भी निर्वाचित सदस्य होगा, जिस प्रकार लोकसभा में मनोनीत सदस्य होता है उसी प्रकार विधानसभा में भी कुछ सदस्य होता है जो कि मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे जो मनोनीत होता है उसको यहाँ पे फिर से नहीं लेना है, यानी कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। विधान परिषद क्यों नहीं लेगी? क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद की सुविधा नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो भी हम लोग का यूटी है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसको ध्यान देना है, दिल्ली और पुदुचेरी, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। विधानसभा और भी जगह, लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसको ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होगा? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सारे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो वो सब हो गया कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होगा। तो शामिल नहीं कौन कौन होगा उसको देखते हैं। तो शामिल ना होने वाले सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य मनोनीत होंगे वो शामिल नहीं होंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग कि लोकसभा में कितना सदस्य मनोनीत होता है, राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत होता है, और जो भी मनोनीत होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। उसी प्रकार राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी जो क्या है हम लोग का यूटी है, इन दोनों के विधानसभा का मनोनीत सदस्य जो होगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। हालांकि इन दोनों में जो जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे वे दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। किसी सभा के विघटन होने की स्थिति में उस सभा का सदस्य भी भाग नहीं लेगा। तो ऑल ओवर क्या हो गया हम लोग का कि जो भी मनोनीत सदस्य है, चाहे वो संसद का हो चाहे वो विधानमंडल का हो, वो दोनों भाग नहीं लेगा। और विधान परिषद में जो भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होगा, यानी कि कुल मिला के विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में रोल प्ले नहीं करता है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है जहाँ पे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन इन दोनों यूटी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ जिस सभा का विघटन होने का स्थिति आ गया है उस सभा का सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये सारा कंडीशन कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, केंद्र प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो भाग कौन कौन नहीं लेगा? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो इसके अलावा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य और किसी सभा का अगर विघटन होने का स्थिति है तो उस स्थिति में उस सभा का सदस्य भी क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया।
तथा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया था। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। और मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो जब मुख्यमंत्री जो होगा हम लोग का, वो अगर विधान परिषद से बना होगा तो विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, इसको ध्यान देना है। तो आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाएगा, और इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य होता है वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होगा? तो संसद के दोनों सदस्य, सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगा? तो देखते हैं इसमें, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति में क्या बता रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, और जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए खड़ा होता है उसको एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। और कोटा किससे निकला जाता है? तो जितना कुल वैध मत है बटा कुल पद, टोटल कुल पद जो भी होगा +1, और ऑल ओवर से +1 करना होगा। यहाँ पे क्या है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय क्या है, गुप्त मतदान क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जब मेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। ये हम लोग का मुखिया के चुनाव से अलग कैसे होता है, क्योंकि हम लोग मुखिया के चुनाव में जिसको हम लोग को वोट देना होता है सिर्फ उसी को देते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हर व्यक्ति को वोट देना होता है जो भी वहाँ पे खड़ा होता है। एकल संक्रमणीय क्या है, ये सब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये ध्यान देना है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, और प्रत्येक जो भी सदस्य है उसको एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है कुल मतों का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। और कोटा का फॉर्मूला ये वाला हो गया। तो बस हम लोग को ध्यान देना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऐसा हम लोग के भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में बताया गया है। अब आर्टिकल 56 जो कि बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का। तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति क्या कर सकता, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा है, अगर वो जीत गया है तो जिस दिन से वो पद धारण करता है तब से लेकर 5 वर्ष तक वो क्या करेगा, राष्ट्रपति बना रहेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष का हो गया। ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है, वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र समय से पहले अगर वो चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 57 क्या बोलता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। हम लोग के भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। हालांकि भारत में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आर्टिकल 57 बोलता है क्या कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। अब फिर आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, और नागरिकता हम लोग का भाग 2 में है। तो जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बन सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोग को मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष हो चुका है, भारत का नागरिक हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हैं, और अगर किसी भी लाभ के पद पर ना है, लाभ के पद पर नहीं है, तो हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं।
तो भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष। इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि 35 वर्ष राष्ट्रपति का उम्र होना 35 वर्ष किसी भी व्यक्ति का अगर उम्र है तो राष्ट्रपति बनेगा। ऑप्शन आपका 30 रहेगा, 25 रहेगा। अभी आगे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी उम्र पढ़ेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, प्लस लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। यहाँ पे एक आता लाभ के पद पर, तो लाभ का पद क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लाभ का पद क्या होगा, एक है आपका संसद अधिनियम 1959। इसमें लाभ के पद के बारे में बताया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी तक इसमें 5 बार संविधान किया जा चुका है, लेकिन लाभ के पद को सही तरीके से अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। बस इसमें बोल दिया गया है कि लाभ का पद जो होगा उसमें ये सब शामिल नहीं होगा, जिसमें से हम लोग आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आ गया या फिर कोई भी राज्य का मंत्री या फिर संघ का मंत्री हो गया, वो सब हम लोग का लाभ के पद पर नहीं आता है। तो बस हम लोग को ये याद नहीं रखना है। बस संसद अधिनियम 1959 में बताया गया है, इसमें 5 बार से अधिक से 5 बार संशोधन हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से क्लियरली नहीं बताया गया है कि लाभ का पद हम लोग किसको बोलेंगे। लेकिन ये बोल दिया गया है कि लाभ का पद में ये सब नहीं होगा, जिसमें से राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्य का राज्यपाल हो गया या फिर संघ या फिर राज्य का मंत्री। अब है नोट में क्या है, तो एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार होता है। तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या फिर संघ अथवा राज्य का कोई मंत्री हो, तो वो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर वो लाभ का पद नहीं है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर मामूली क्लर्क ही है, गवर्नमेंट क्लर्क है, अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना नौकरी छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। लेकिन मंत्री लोग के साथ ऐसा नहीं है। वो अगर मंत्री है तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनको लाभ का पद नहीं बताया गया। और अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव में जीत जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वे अपना जो भी मंत्री का पद है उसको छोड़ेंगे। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैसा नहीं है, उनको पहले छोड़ना होगा, फिर जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए, अन्यथा वो अपनी उम्मीदवारी खो देगा। ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, नहीं तो वो अपना उम्मीदवारी खो देगा। और जो भी उम्मीदवार होगा उसको RBI में या फिर सरकारी खजाने में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। और यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी कि जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको सबसे पहले RBI में या फिर सरकारी खजाने में 15,000 रुपया जमा करना होगा। और जितना भी टोटल वोट डाला गया उस वोट का 1/6 वोट उसको प्राप्त करना होगा। अगर इतना वोट अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो जो भी उसका जमानत राशि यानी कि 15,000 रुपया था उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको वापस नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या हो गया कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वो लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद में क्या क्या नहीं आता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी भी संघ या फिर राज्य का मंत्री हो गया। और राष्ट्रपति बनने से पहले उसको 15,000 रुपया RBI में जमा कराना पड़ता है और टोटल वोट का 1/6 वोट उसको प्राप्त करना होता है। अगर इतना जो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब आर्टिकल 59 इसमें क्या होता है, शर्त बताया गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होगा। तो वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा का अगर सदस्य है और वह अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा हुआ है और राष्ट्रपति का अगर वो राष्ट्रपति में जीत जाता है तो उस स्थिति में उसको जो भी पहले था, जो भी मंत्री था, उसको उसका पद छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, चाहे वह लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो या फिर राज्य विधानसभा का हो। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो शर्त में क्या क्या आ गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अगर मंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, यानी कि अगर लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य अगर निर्वाचित होता है राष्ट्रपति के लिए, तो निर्वाचित होने के बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा जो हो गया हम लोग का संसद का अंग हो गया,
जबकि राज्य विधानसभा जो हो गया हम लोग का विधानमंडल का, जो कि राज्य के लिए आता है। एक यहाँ पे राज्यसभा आता है और यहाँ पे विधानमंडल आता है, जिसमें आ जाता है हम लोग का विधानसभा आता है। तो विधानसभा और विधान परिषद राज्य के लिए आता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा संसद के लिए आता है, यानी कि केंद्र में जो बैठता है। तो अगर कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है प्लस राज्य विधानसभा का सदस्य है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसको अपनी सदस्यता, यानी कि वो लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा जहाँ का भी सदस्य हो, उसको उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। सेकंड क्या होना चाहिए कि लाभ के पद धारण नहीं करेगा और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो ही वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। आर्टिकल 60 क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ये ध्यान देना है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। तो आर्टिकल 60 क्या बोलता है? राष्ट्रपति को शपथ किसे दिलाएगा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसकी जगह पे अन्य जजों में जो सबसे वरिष्ठतम होगा, जो सबसे बड़ा, सबसे उम्र में जो सबसे बड़ा होगा, उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। अब है आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति शब्द, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं हम लोग, यानी कि महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग, और यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब है कि महाभियोग में होता क्या है? तो महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। किसी भी सदन यानी कि लोकसभा, संसद का 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हम लोग महाभियोग लोकसभा से भी ला सकते हैं और राज्यसभा से भी ला सकते हैं, यानी कि किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, एवं यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी कि हम लोग का संसद हो गया, संसद के 2 सदन, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। संसद का 3 अंग होता है, जबकि संसद का 2 सदन होता है। तो संसद का 2 सदन में क्या आ जाएगा? एक लोकसभा आ जाएगा और एक राज्यसभा आ जाएगा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोग का लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। कंडीशन बस इतना है कि महाभियोग शुरू होने से 14 दिन पूर्व, यानी कि 14 दिन पहले, ये दिन याद रखना है कि 14 दिन पहले या फिर 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को हम लोग को सूचित करना होगा कि आप पर महाभियोग लग रहा है। प्लस लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी सदस्य है, कुल सदस्य का 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि जो भी लेटर होगा ये आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी सदस्य होगा उनमें से 1/4 सदस्य जो होगा इस लेटर पे साइन करेगा। अगर ऐसा होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एक बार फिर से बता रहे हैं कि संसद का 2 अंग, एक लोकसभा, संसद का 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसके लिए हम लोग लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं और राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि महाभियोग शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। प्लस लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी सदस्य होगा, अब लोकसभा में कितना सदस्य है, राज्यसभा में कितना सदस्य है, कितना मनोनीत सदस्य है, कितना निर्वाचित सदस्य है, ये सारा हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व हमको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा यहाँ पर महाभियोग लग रहा है। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्य जो होगा उनको हस्ताक्षरित करना होगा, तब जाके हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच हो। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपने पक्ष रख सकता है।
यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। इसको ऐसा समझते हैं। ये हो गया हम लोग का संसद हो गया। संसद का 3 अंग, अगर अंग बोलेगा तो 3 अंग है। 3 अंग क्या क्या हो गया? एक हो गया हम लोग का राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। अगर संसद में एक सदन का बात करेगा, संसद में अगर सदन पूछा जाए, 2 सदन, एक हो गया हम लोग का लोकसभा और सेकंड हो गया राज्यसभा। तो संसद का अगर अंग का बात किया जाए तो 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद का सदन का बात किया जाए, कितना सदन है? तो 2 सदन, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। तो अगर ये लोकसभा है, लोकसभा, और ये हम लोग का राज्यसभा है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कंडीशन क्या है कि हम लोग लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं और राज्यसभा से भी। बोलने का मतलब है कि राज्यसभा का जो सदस्य होगा, अगर उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के पद पर रहने लायक नहीं है, तो हम लोग राज्यसभा से शुरू कर सकते हैं। और उसी प्रकार लोकसभा के सदस्य को लग रहा है ऐसा, तो लोकसभा से शुरू कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से शुरू हो सकता है, पहला कंडीशन। उसके बाद क्या है कि महाभियोग शुरू होने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा कि आप पर महाभियोग शुरू किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी लेटर होगा उस पर लोकसभा और राज्यसभा का जितना भी सदस्य होगा उसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहला कंडीशन हो गया ये वाला। अब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को लगता है कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे, तो अब क्या होगा, इतना होने के बाद, यानी कि 14 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होने के बाद राज्यसभा क्या करेगा, अपना जितना भी सदस्य है इसका 2/3 बहुमत अगर मिलता है, कि अगर 2/3 आदमी अगर सपोर्ट करता है कि हाँ वास्तविकता में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके उसको अगला सदन यानी कि लोकसभा में भेज दिया जाता है। फिर से बता रहे हैं कि सबसे पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर किया जाएगा। इतना होने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब अगर राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग होना चाहिए या फिर लोकसभा को लगता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग होना चाहिए, तो जिसको भी लगेगा वहाँ से शुरू होगा। अगर राज्यसभा को लगता है तो राज्यसभा से, अगर लोकसभा को लगता है तो लोकसभा से शुरू होगा। तो मान लेते हैं कि राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, तो राज्यसभा का जितना भी सदस्य होगा उसका 2/3 सदस्य क्या करेगा, बहुमत से संकल्प पारित करेगा और उसको अगला सदन यानी कि अगर राज्यसभा से अगर पारित हुआ है तो लोकसभा में भेज देगा। ये रहा दूसरा कंडीशन। अब क्या होगा कि जैसे दूसरा सदन जाएगा तो दूसरा सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा। आखिर राष्ट्रपति को राज्यसभा हटाना क्यों चाह रहा है, तो उसका वजह देगा कि ये सब वजह है जिसकी वजह से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी बात को रखेगा। क्योंकि राज्यसभा से पारित हो रहा है तो अगला कहाँ पर जाएगा, लोकसभा से। यही अगर लोकसभा से पारित होता तो अगला कहाँ आता, राज्यसभा से। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष राज्यसभा में रखता। तो हम लोग मान लें क्या कि राज्यसभा से पारित हो रहा है तो अगला सदन कौन सा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष कहाँ पर रखेगा, लोकसभा में रखेगा। अब क्या है कि लोकसभा इन आरोपों का जांच करेगा। अगर उसको भी पता चलता है कि हाँ कि राज्यसभा जो भी आरोप लगाया है राष्ट्रपति पर वो सब सही है, तो वो भी क्या करेगा, वोटिंग करेगा। और ये भी अपने वोटिंग का अगर 2/3 सदस्य यानी कि लोकसभा का टोटल सदस्य का 2/3 सदस्य अगर बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो महाभियोग का प्रक्रिया क्या होता है, पूरी हो जाता है और राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपना पद से हट जाना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कंडीशन बस इतना है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है इन कारणों की वजह से, और टोटल लोकसभा और राज्यसभा का 1/4 सदस्य का बहुमत हासिल करना होता है कि हाँ हम महाभियोग शुरू कर रहे हैं, क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो अगर इतना वोटिंग आ जाता है तो हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब अगर महाभियोग हम लोग राज्यसभा से शुरू करते हैं या लोकसभा से, कहीं से भी कर सकते हैं, तो मान लेते हैं राज्यसभा से करते हैं। तो राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो राज्यसभा का जितना भी सदस्य है उसका 2/3 सदस्य
अगर बहुमत से संकल्प पारित करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, तो जो भी हम लोग का है वो अब कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लोकसभा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है और उसको अगला सदन में भेज देता है, जहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, अपना पक्ष रखता है। और अगर लोकसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है, यानी कि प्रस्ताव पारित कर देता है कि राज्यसभा ने जो भी आरोप लगाया है वो सब सही है, और 2/3 सदस्य बहुमत दे देता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और जिस तिथि को महाभियोग पारित हो जाएगा उस तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी ये आपको समझ में आया होगा। इसको और एक बार पढ़ लेते हैं। तो महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, एवं यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन का आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें इन आरोपों का जाँच होता है। और दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तथा तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। ये हो गया हम लोग का राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगेगा। ध्यान दें कि राज्यसभा से 2/3 सदस्य और लोकसभा से 2/3 सदस्य। तो इस प्रकार राष्ट्रपति कैसे बनेगा, उसका कार्यकाल क्या होगा से लेकर राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर इसको हम लोग सही से समझ लिए तो यहाँ से मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है, मेंस में अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो 600 वर्ड, तो जितना यहाँ पे बताया गया वो 600 वर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर समझ गए हैं तो हम लोग 600 वर्ड आराम से लिख देंगे राष्ट्रपति के बारे में। बस यही सारा चीज़ सेम टू सेम हम लोग को मेंस में भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को हम लोग कंप्लीट कर लिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उस पर महाभियोग कैसे लगेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका आर्टिकल्स को कैसे याद रखा जाए। तो जो भी पहला वर्ड है उसके जो भी हम लोग आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे कि पहला में पद था तो पद का पहला ले लिया गया। ऐसा कर करके हम लोग एक लाइन बना लिए। जब हम पढ़ रहे थे तो हम इसी से याद किए थे, तो उससे आर्टिकल्स को याद करने में काफ़ी सहूलियत हुई थी। हालांकि इसकी थ्योरी को समझ लेंगे तो वो बहुत हम लोग को ईजी कर देता है। और आर्टिकल्स को कैसे याद रखेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसका पहला वर्ड को ले लेते हैं, तो उससे आर्टिकल्स को हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प है, का है, नी है, बन गया पकानी बन गया। यहाँ पे हो गया को और का हो गया, फिर हो गया दू, यू हो गया, द, स, म हो गया। इसको समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो प से हो गया क्या, राष्ट्रपति का पद। ध्यान देना है कि आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है। आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है, जिसमें से पकानी, कोका, दुयो, दसम। अगर इस लाइन को अगर हम लोग याद रखते हैं तो हम लोग को राष्ट्रपति का जितना भी आर्टिकल है वो सारा याद हो जाएगा। एक चीज़। सेकंड कि हम जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल्स को याद करते हैं, राज्यपाल का आर्टिकल यहीं से सारा हम निकाल के बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग याद रखना है कि पकानी, कोका, दुयो, दसम। प से क्या होगा, पद होगा, और आर्टिकल कहाँ से 52 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, 61 तक चलेगा। तो आर्टिकल 52 से शुरू होगा, ये याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है हम लोग का आर्टिकल 52 से शुरू होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है, प से पद, तो राष्ट्रपति का पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया। फिर का है तो आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, तो का से हो गया कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान ही होगा भले। तो का से हो गया कार्यपालिका, यानी कि आर्टिकल 53 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। आर्टिकल 54 नी आ गया, तो नी से निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया। फिर आ गया को आ गया, तो कोटा। आर्टिकल 55 में क्या था, कोटा था। और कोटा में हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। और जो भी उम्मीदवार होता है उसको एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है कुल मतों का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटा। और कोटा के लिए फॉर्मूला भी था कि कुल वेद मत बटा कुल पद +1 और ऑल ओवर से +1 था। तो आर्टिकल 55 क्या हो गया, कोटा हो गया, यानी कि कितना उसको मत प्राप्त करना है उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 56 में आ गया का, तो का से कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होगा, 5 साल का होगा। फिर 57 दू आ गया, दू से दोबारा निर्वाचन, यानी कि पुनर्निर्वाचन। तो आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित होने की बात की गई है। हालांकि संविधान में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकेगा। तो 57 में क्या था
ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचन, यानी कि भारत में राष्ट्रपति एक से अधिक बार में निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में कहीं भी ऐसा उपबंध नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो ये हो गया हम लोग का दोबारा निर्वाचन। अब आर्टिकल 58, तो आर्टिकल 58 में यो है, तो यो से योग्यता हो गया कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 2 से दशा हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 59, दशा बोल ले या फिर इसको शर्त बोल ले कि क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो शर्त क्या था कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति में निर्वाचित होना चाहता है वो संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानमंडल में राज्य की विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने पर सदन की सदस्यता उसको छोड़नी पड़ती है। साथ ही साथ वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी क्या क्या शर्त होगा उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताएगा, आर्टिकल 59 में। फिर 100 आ गया, 100 से आ गया हम लोग का शपथ, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर वो अब्सेंट है तो उसकी अब्सेंट में जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो बाकी वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएगा, बाकी न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उसके बाद आर्टिकल 61 में आ गया मौ से आ जाएगा महाभियोग। तो महाभियोग जो होगा वो हम लोग का लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी पारित हो सकता है। सारा चीज़ हम लोग देख लिए। तो बस इतना याद रखना, पकानी कोका दियो दसम। तो प से पद, का से कार्यकाल, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से हो जाएगा सॉरी यहाँ पे का से कार्यपालिका का प्रधान और यहाँ पे का से कार्यकाल। पहले कार्यपालिका का प्रधान फिर जाके कार्यकाल। दू से हो गया क्या, दोबारा निर्वाचन यानी कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है। यो से हो गया योग्यता, 10 से हो गया दशा या फिर शर्त बोल लीजिए, 100 से हो गया शपथ कौन दिलाएगा और मौ से महाभियोग। तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति का आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। अब राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। आखिर राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति होने का क्या क्या अधिकार है, उसका क्या क्या शक्ति है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, सबसे पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति। सी नंबर हो गया सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग का नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ राज्यपाल का भी नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, कैग का नियुक्ति होता है, जो हम लोग का जज जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनका भी नियुक्ति होता है और सब कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब कानूनी शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, कौन सा आर्टिकल में दिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ध्यान देना है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। अब है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। तो कानूनी शक्ति में क्या क्या 2 आ गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। विधेयक क्या है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। वो कानून कब बन जाता है उसको भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया है। अब संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा बोलने का मतलब हो गया एक लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, ये हो गया हम लोग का संसद का। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। अब आंग्ल भारतीय क्या है, तो जैसे कि पहले अंग्रेज भारत में रहते थे और उन्होंने क्या किया, भारत में ही शादी किया और उनके जो बच्चे थे वो भी भारतीय हो गए। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ तो वो सारे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। तो अब जो भारतीय यहाँ पे बच गए, जिनके फादर यानी जिनके पिता जो अंग्रेज थे, उन्हें कहा गया आंग्ल भारतीय। तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था किया गया कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन का आरक्षण को खत्म कर दिया गया। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय होता था, जिसको मनोनीत कौन करते थे, राष्ट्रपति करते थे। लेकिन 104 संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया। उसी प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका जिक्र आर्टिकल 333 में किया गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और ये आर्टिकल 333 ये हम लोग का 7 GPSC में पूछा गया था
या अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 333 में। तो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार में क्या किया गया कि राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करेगा, लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत करेंगे। और पहले होता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन के द्वारा यह आरक्षण खत्म कर दिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी ऐसा अंगल भारतीय बचा नहीं गया, क्योंकि जो भी बच्चे थे उनके पिता तो अंग्रेज थे, लेकिन वर्तमान समय में वो जिससे भी शादी की होंगी वो क्या होगी? भारतीय होगी। अब भारतीय लड़की भी भारतीय और जो बच्चा था वो भी भारतीय। तो अब इन दोनों का जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा? पूरी तरह से भारतीय होगा। इसीलिए आंग्ल भारतीय का व्यवस्था जो था वो हम लोग का खत्म कर दिया गया। अब राजनीतिक सत्य क्या है? तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि पर राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कोई भी समझौता हो या फिर कोई भी संधि हो, राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। फिर आता सैन्य शक्तियाँ। तो सैन्य शक्ति में क्या हो गया कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ना तो कोई युद्ध शुरू होगा, और राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी युद्ध खत्म भी नहीं हो सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही सन्निहित है। इसको ऐसा समझते हैं, सैन्य बल सबसे ऊपर आ गया राष्ट्रपति आ गया, राष्ट्रपति के नीचे आ गया रक्षा मंत्री आ गया, और रक्षा मंत्री के नीचे आ गया थल सेना, वायुसेना और जल सेना, यानी कि तीनों का सबसे हेड कौन है? तो राष्ट्रपति है, उसके बाद रक्षा मंत्री। फिर आता क्षमादान शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान शक्ति में क्या आ गया कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72। इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो इस आर्टिकल के तहत किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर रहा, यानी कि क्या कर रहा है वो राष्ट्रपति? क्या कर रहा? उस अपराधी का साथ दे रहे हैं, यानी कि 7-2 मतलब क्या हो गया? ये अपराधी के दंड को क्षमा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। ये हो गया राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती है, जैसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति हो तो उस समय उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति बना हो। राष्ट्रपति जिससे हटेगा, मतलब राष्ट्रपति जैसे अपने पद से हटेंगे उसके बाद उन पर क्रिमिनल केस भी यानी कि फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक है तब तक ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ में क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये इसके बारे में आर्टिकल 352 में दिया गया है, इसके बारे में आर्टिकल 356 और ये 360। अगर ध्यान से देखा जाए तो आर्टिकल 352, 356 और 360 दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। 7th JPSC में क्वेश्चन आया था कि भारत में अभी तक कितने वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो अभी तक वित्तीय आपातकाल 0, एक भी वित्तीय आपातकाल भारत में घोषित नहीं हुआ है। ये आ गया 7th JPSC क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से क्वेश्चन आया है पॉलिटी में, ऊपर से क्वेश्चन आया है, बस पढ़ लेना होगा तो हो जाएगा हम लोग का। 4 क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। तो आपातकालीन शक्ति में आ गया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगे। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति की बात किया जाए तो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति के पद पर है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। इसी के साथ हम लोग का राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल्स को हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पकानिको का द्विदशम, और बाकी हम लोग पूरा कंसेप्ट को समझ लेंगे। और इससे क्या होगा कि मेंस में हम लोग को लिखने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अगर 600 वर्ड में अगर लिखना है तो ईजिली लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा वर्ड आ गया राष्ट्रपति में, जिससे कि हम लोग पूरा आर्टिकल बाय आर्टिकल सारा चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में सेम टू सेम पढ़ना रहता है यही वाला। अब अगला जो क्लास होगा वो हम लोग का उपराष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री होगा। साथ ही साथ ट्राई करेंगे महान्यायवादी को भी उसी क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।